राइट। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स ऑफ वेट या यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स, राइट। तो यूनिट्स डिफरेंट तरह के हैं। आप किलोग्राम वर्ड भी यूज कर सकते हो, राइट। आप ग्राम वर्ड भी यूज कर सकते हो, आप मिलीग्राम वर्ड भी यूज कर सकते हो, आप माइक्रोग्राम वर्ड भी यूज कर सकते हो, आप किलोग्राम से ऊपर वाले वर्ड भी यूज कर सकते हो, टन, ओके। बट यूजुअली हम टन्स में नहीं जाते, ओके बेटा, यूजुअली हम टन्स में नहीं जाते, इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर काम जो होता है वो छोटे स्केल पे होता है, ओके। तो यहां तक के यूनिट्स आपके लिए बहुत हैं। तो कन्वर्जन जब हम बात करते हैं तो 1 किलो क्या करते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम के इक्वल होता है, और 1 ग्राम 10 की पावर 3 मिलीग्राम के इक्वल होता है, मतलब 1000, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, पता ही है ना। और 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है, और 1 मिलीग्राम 1000 माइक्रोग्राम के इक्वल होता है, ओके। तो अगर मैं लिखूं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम 10 टू द पावर 9, हाँ जी, माइक्रोग्राम, ओके। अगर मैं शुरू यहां से करूं 1 ग्राम 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम 10 टू द पावर 6 माइक्रोग्राम, ओके। अगर रिवर्स कर दिया जाए 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मिलीग्राम 10 टू द पावर -6 ग्राम, तो ये दोनों यूनिट जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, ओके। ये क्या है, यहाँ पे -3 है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो बहुत अच्छे से ये आपने कमिट टू मेमोरी करना है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारी जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है वो ग्राम है, ओके। उन्होंने हमसे करवानी है न्यूमेरिकल, जब वो हमसे न्यूमेरिकल प्रोड्यूस कराएंगे, अगर तो वो कंपाउंड को ग्राम में दे दिया है ना, फिर तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बट वो हमें किस क्वांटिटीज, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम या किलोग्राम में देंगे, ओके। माइक्रोग्राम, मिलीग्राम या किलोग्राम के अंदर वो हमें क्वांटिटीज देंगे, ताकि हम पहले यूनिट्स को कन्वर्ट करें, फिर अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करें। समझा गया? चलो, yes, उसके बाद जो दूसरा हम पढ़ते हैं, मास हो तो हो गया हमारा, राइट। तो सेकंड है मेरे पास 7th, आज का पेज नंबर है 7th के अंदर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम, ओके। सो वॉल्यूम is the amount of space occupied by an object, okay. So is the amount of space occupied by an ऑब्जेक्ट, ओके। एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ओके। वॉल्यूम के जो यूनिट्स हैं, ठीक है। अच्छा एक बार बताओगे, घरों में दूध लेते हो, सारे लेते हैं दूध, है ना। दूध आपने देखा होगा, दूधी कुछ ऐसा सा सामान लेके आता है ना, ऐसे कुछ लेके आता है, yes, वो इसको भर देता है और बोलता है ये आपका 500 ml हो गया, आधा लीटर हो गया,
ओके, किलो लेना है तो 2 डाल देता है, 2 किलो लेना है तो 4 डाल देगा। यस और नो? ओके, यस सर। ये हमारा नॉर्मल तरीका है, हम आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हैं जिस पे। उसके अलावा क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर बेटा हमारे पास जो तरीका है, राइट, वो है ये। एक मिनट, चलो ठीक है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं, ये कांच का होता है, यहाँ पे मार्किंग होती है। बीकर। नहीं बेटा, सिलेंडर। बीकर नहीं आता है? नहीं, सिलेंडर होता है ये। बीकर थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके, बीकर थोड़ा सा बड़ा होता है और यहाँ पे मार्किंग होती है उसके। ओके, बट बीकर की जो मार्किंग होती है वो इनकरेक्ट होती है, सिलेंडर की जो मार्किंग होती है वो करेक्ट होती है। समझ गए मेरी बात को आप? हाँ जी। इसके अलावा आपने एक और चीज यूज करी होगी शायद, क्योंकि अभी तो +1 में आप करते, ये थोड़ी सी जैसे उसकी बीन नहीं होती, सांप वाली बीन होती है, देखिए कभी ऐसी सी? सर देखा है पर यूज नहीं हुआ। इसको बोलते हैं पिपिट। पिपिट का यहाँ लिखा होता है ये 10 ml की है या ये 20 ml की है, और यहाँ एक मार्क लगा होता है, यहाँ पे एक मार्क लगा होता है, तो इसका मतलब होता है नीचे से लेकर यहाँ तक आप भरोगे तो जितना लिखा होता है उतना ml पूरा हो जाएगा आपका। समझाया? यस सर। ओके, एक और चीज होती है यार, जैसे ये लंबी सी होती है ये एक, राइट, और नीचे ना एक कॉर्क लगा होता है, यहाँ पे एक कॉर्क लगा के बंद कर देते हैं इसको। ओके, इसके यहाँ पे मार्क होते हैं, इसके भी यहाँ पे मार्क होते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूरेट। तो ये भी हमारे पास करेक्ट होती है, ये भी मेरे पास करेक्ट होती है। ओके, बीकर मेरा इनकरेक्ट होता है। इसके अलावा एक लास्ट जिसके अंदर सबसे ज्यादा हम सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट, वो होती है हमारे पास एसिसी। ओके, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसको बोलते हैं ब्यूरेट, इसको बोलते हैं पिपेट, इसको बोलते हैं बीकर, इसको बोलते हैं सिलेंडर। तो इनमें से बीकर जो है वो इनकरेक्ट मेजरमेंट है, सारी की सारी मेजरमेंट इनकरेक्ट है एक्सेप्ट सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ओके, सिर्फ ये 4 जो है हम सही मेजरमेंट इनको मान के चलते हैं, इनके अकॉर्डिंगली हम अपने काम करते हैं। आई बात समझ में बेटा? हाँ जी। यस सर। ओके, अभी हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं, अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो यूनिट्स लीटर भी होते हैं, मिलीलीटर, एल बड़ा होता है बेटा, कई लोग लीटर को भी ऐसे डालते हैं, वो गलत है, कई ml को ऐसे डालते हैं, वो गलत है, m छोटा एल बड़ा। ओके, सो मिलीलीटर भी होता है। ओके, और आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पे डेसीमीटर क्यूब भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, मीटर क्यूब भी होते हैं यूनिट्स। ओके बेटा, और कोई बची है यूनिट्स? ओके, तो ये यूनिट्स होते हैं किसके? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के, जो कॉमनली आजकल यूज कर रहे हैं। ओके, अब हमने इन सारे यूनिट्स को पढ़ना है, इनके आपस का रिलेशन को समझना है। ओके बेटा, अच्छा एक और लिख लो चलो, वो होता है माइक्रोलीटर। ml के बाद माइक्रोलीटर आ जाता है। ओके, चलो करें बेटा। अब मैं इसको सेव कर रहा हूं एंड इसको क्लियर कर रहा हूं, तो पेज नंबर 8 के ऊपर हम पढ़ेंगे ये। तो बेटा 1 लीटर मेरे पास 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। ओके, अगर मैं 1 लीटर की बात करूं तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1
डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ओके, और 1 मिलीलीटर हमेशा 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। यहां से मुझे एक रिलेशन मिल गया है, वो क्या मिल गया है, 1 डेसीमीटर क्यूब जो हो गया वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। ओके, जिसको आप सिंपल ले सकते हो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, कोई डाउट? या 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके, तो सबको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं, इन सबको अगर मैं कंबाइन करके लिखूं, तो मेरे पास 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 10 की पावर 3 ml, ओके, इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ओके, तो ये होगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज बच गई, क्या बच गया बताओ? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बेटा, मीटर नहीं, मीटर क्यूब। ओके, तो जो मीटर क्यूब होता है हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाँ या ना? इसका मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड को क्यूब कर दो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। यानी अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं तो कितना आ गया, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल आ गया। यानी मेरा 1 ml 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल आ गया। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कमिटेड टू मेमोरी। समझ आ गया जी? यस परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, मैं इसको सेव कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द 9th पेज। ओके, चलो इसके बाद आ गया हमारे पास डेंसिटी। ओके, डेंसिटी, अगर डेंसिटी की देखा जाए, इट इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो इट इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर आप किसी भी चीज को सिर्फ ये तोलते हो कि उसका मास कितना है और उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई करा है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। राइट, जितना ज्यादा मास जितने कम वॉल्यूम में होगा, जितना ज्यादा मास जितने कम वॉल्यूम में होगा। अब ज्यादा क्या है, मास, वॉल्यूम क्या हो गया, कम, तो डेंसिटी क्या होगी, हायर। ओके, डेंसिटी क्या होगी, हायर। फॉर एग्जांपल एक बलून है, राइट, नॉर्मली एक बलून लेते हो आप, उसका मास तो बिल्कुल ही नहीं होता और वो इतने ही सारा स्पेस घेर लेता है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी। ओके, उसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी है। अच्छा, घरों में ना एक काम करो, थोड़ा सा पानी लो,
उस पे सरसों का तेल डाल दो, क्या होगा? सरसों का तेल नीचे गिरेगा ऊपर तैरेगा? ऊपर तैरेगा सर, बताओ। ऊपर तैरेगा ऊपर सर। तैरेगा। सरसों का तेल जो होगा वो ऊपर तैरेगा। ओके, अगर सरसों का तेल ऊपर तैरेगा इसका मतलब कौन, जो नीचे होगा उसकी डेंसिटी है ज्यादा है, जो ऊपर तैरेगा उसकी डेंसिटी कम है। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी से हम क्या देखते हैं कि कौन सी चीज कितनी भारी है और कौन सी चीज कितनी हल्की है। ओके, तो अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो मास के यूनिट्स होते हैं किलोग्राम और वॉल्यूम के क्या होते हैं? मीटर क्यूब। ऐसा ही यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब होते हैं बेटा। ओके, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब या फिर केजी मीटर क्यूब पावर -3, जैसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहो। ओके, यस सर। हाँ जी। पर बहुत सारी जगह हम केजी पर मीटर क्यूब की जगह इसके यूनिट हम जो इकट्ठे चेंज होते हैं वो देखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिससे किलोग्राम भी 1000 इंटू मल्टीप्लाई कर दो ग्राम में आ जाता है और मीटर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाता है। ओके, तो बहुत सारी जगह हमें ये यूनिट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, तो यहां से समझ आना मास अपॉन वॉल्यूम है ये। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग डेंसिटी। वो हमने यूज करी थी मास एंड वेट, मास एंड वेट सबसे पहले हमने ये यूज किया था। उसके बाद जो दूसरे नंबर हमने यूज किया था, पढ़ा था, वो था कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम। तीसरे नंबर पे जो हमने शुरू किया था वो था कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। ओके, मास को हमने किलोग्राम में पढ़ा, ग्राम में पढ़ा, मिलीग्राम में पढ़ा, माइक्रोग्राम में पढ़ा। ओके, वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमने लीटर में पढ़ा, मिलीलीटर में पढ़ा, माइक्रोलीटर उसको भी 10⁻³ हो गया, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए हमने इसके यूनिट्स पढ़े किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट, तो ये कॉमनली ऑब्जर्व्ड यूनिट्स हैं डेंसिटी के। ओके, इन तीनों में कोई प्रॉब्लम? करण? नो सर। अपना क्या नाम है? हरमन? हरमन? ओके बेटा, तो आज जो मैंने चौथा कंसेप्ट करवाना है आपको वो करवाना है मैंने टेम्परेचर। टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के कितने तरीके हैं? ओके, टेम्परेचर के जो यूनिट्स हैं बेसिकली वो आपने पढ़े हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, सो सबसे पहले मुझे ये बताओ अपनी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी? हाँ जी, तो सब राइट तो ये क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। अभी मैं पूछता हूं दोबारा, उससे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं। राइट, टेम्परेचर मेजर, टेम्परेचर measure the degree of
हॉटनेस, या फिर और कोल्डनेस, राइट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Okay, and to learn, okay, to record temperature. How to record temperature? With the help of thermometer. थर्मामीटर में मेरे पास तीनों स्केल अवेलेबल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन. अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस, राइट, या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, एंड अब आज हमने इस लेक्चर के अंदर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने जो देखनी है, ठीक है ना, वो पढ़ने हैं कन्वर्जन. इनकी आपस में कन्वर्जन कैसे करते हैं. ओके, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, सर 98.6 नहीं होता? 98.6 वो पॉइंटों में हम कैलकुलेट करेंगे अभी, राइट. 97.6 और 98.6 होता है. सर 98.6. चलो 98.6 लगा लेते हैं, राइट. तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, यानी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस. आप इस चीज का फॉर्मूला लगा सकते हो, ओके, कि अगर आपको पता है. अगर आपने ये नहीं याद रखना, ठीक है, तो सिंपली एक फॉर्मूला है, ठीक है. तो मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं नया लिख रहा हूं, पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 में मैं पहला पार्ट दे रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, डिग्री सेल्सियस को हमने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए फॉर्मूला है 9/5. जो भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा वो यहां रखो, उसके अंदर 32 ऐड कर दो. जो भी आंसर आएगा वो उतने डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, पॉइंट 2, conversion of डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. ओके, डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस. बताओ क्या होगा. हाँ जी, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसी फॉर्मूले को आप मोल्ड कर सकते हो. हाँ जी, तो दिस इज 5/9, ओके, -32. डिग्री फ़ारेनहाइट -32. ये ब्रैकेट में आएगा बेटा, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करना. ओके, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा. ओके, सो माय क्वेश्चन इज, आपके पास फोन है, आप अपना लैपटॉप यूज कर सकते, सॉरी, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो. ओके, माय क्वेश्चन इज, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल human is 37 degree Celsius. Convert this temperature into डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल. चलो बताओ मेरे को आंसर कितना आया.
बताओ बेटा, आप बताना, आप लोगों ने बताना आंसर कैलकुलेट करके कितना आया मेरे को। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। ओके, हो रहा है करण? यस सर। करो करो बेटा, जल्दी से बताओ मेरे को आंसर कितना आया। तब तक मैं तीसरा पार्ट और लिख देता हूं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ केल्विन टू, या कन्वर्जन ऑफ सर 124.2 आया। हैं, यस सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ यहाँ कैसे आया। 124.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। Yes, sir. आपको लगता है आपका आंसर ठीक है? देखो, मेरे को पता है एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में। आपने मुझे वो सेम आंसर निकाल के दिखाना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। ओके, करो करो, एक बार और ट्राई करो। कन्वर्जन ऑफ सर 98.6। सीधा तो नहीं बोल दिया? नो सर। ओके, तो बेटा देखो करके, 9/5 37। सर मैंने 37 प्लस 32 कर दिया, हाँ, उसके बस बाद ऐसे। डिवाइड किया। नहीं 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 नहीं, वो अलग है, वो सिर्फ इस फॉर्मूले में है। यहां पे पहले करोगे आप माइनस, यहां पे आप पहले माइनस करोगे, ठीक है? बोर्ड मास, यहां पे ब्रैकेट नहीं है, यहां पे ब्रैकेट है। ओके, चलो, हो गया, डन। यस सर। ओके, सो दिस इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब हमने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, एंड वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ओके, ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, एक मिनट मैं रब करता हूं इसको, दोबारा लिखता हूं। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ओके, 273.15 केल्विन। ओके, नेक्स्ट। यस। वो इन तीनों का यूज करके आप कोई भी टेम्परेचर कहीं से भी निकाल सकते हो। ओके, जैसे मैंने आपको ये सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया था। चलो, अब हमने इसको, मैं सेव कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं।
पेज नंबर 3 पे आता हूं। अब आपने मेरे को ये बताना है कि मैंने यूनिट्स दो तरह की पढ़ी थी। कौन कौन सी तरह की पढ़ी थी बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। Drive units. ओके, फंडामेंटल जो यूनिट्स थी वो पहले 7 तरह की यूनिट्स थी जिनको आप पढ़ चुके हो। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है? वो इनसे शुरू होंगी। ओके, वो यूनिट्स इनसे शुरू होंगी। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं एरिया। एरिया क्या होता है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? लेंथ Length इनटू into breadth. ब्रेथ। ब्रेथ भी तो एक तरह से लेंथ ही होती है। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एरिया? मीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस को आप मीटर में लेते हो, टाइम को आप सेकंड में लेते हो। तो यूनिट्स क्या होंगे? मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी Change in अपॉन velocity upon time. टाइम। टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, नीचे एक और सेकंड, ऊपर जाकर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ओके, गुड। नेक्स्ट एक और लास्ट कैलकुलेट करते हैं, फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो हमारा केजी में आ गया और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सारी यूनिट्स क्या होगी बेटा? ड्राइव्ड यूनिट्स होगी। ड्राइव। Drive units. ओके, चलो अब मैं कुछ होमवर्क के लिए देता हूं जिसको आप करके देखोगे घर पे। ठीक है, और कल हम इसको डिस्कस करेंगे जो भी आपसे नहीं होंगी। ओके, पहली प्रेशर, दूसरा डेंसिटी, तीसरा वॉल्यूम। मैं आसान आसान दे रहा हूं। चौथा स्पीड, पांचवा सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। को बातें मैं लिख रहा हूं बेटा, अभी थोड़ा सा नेटवर्क कई बार इशू आ जाता है। वर्क, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओके। चलो, तो ये हमारे हैं सारे। हो गया जी।
3, 6, 7 मैंने आपको घर से करने के लिए दिए हैं सिर्फ। तो ये 7 जो है आपने घर से करने हैं। ओके, तो मैं इसको सेव कर रहा हूं, रब कर दूं। करण, यस सर। ओके, बता दिया करो बस मेरे को, मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। चलो, अब हमारा नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पेज नंबर 4। ACCURACY, accuracy and precision. PRECISION, precision, right? तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के। ओके, तो आप मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि इन दोनों में से आपको कौन सा वर्ड आता है। हाँ जी, सर क्वेश्चन क्या? एक्यूरेसी और प्रिसीजन में से आपको कौन सा वर्ड आता है? सर आपकी हाँ जी, आवाज रुक के आ रही है, समझ नहीं। एक्यूरेसी और प्रिसीजन। रुक के आ रही है। ओके, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में से कौन सा वर्ड आपको आता है समझ? एक्यूरेसी सर। एक्यूरेसी क्या होता है? सर कि कितना परफेक्ट किसने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब काम किया। हाँ जी, हाँ जी, मतलब एरर नहीं है। हाउ क्लोज यू आर टू द ट्रू वैल्यू, मतलब आप ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हो। ओके, बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ओके, या फिर हम इसको उसमें लिख सकते हैं ना साइंटिफिक लैंग्वेज में, डिफरेंस बिटवीन experimental value and true value। ओके, तो जितनी ये डिफरेंस कम होगा, जितना ये डिफरेंस कम होगा उतना आप ज्यादा क्लोज होंगे एक्यूरेसी के। ओके, हाँ जी, ओके, suppose I am expecting a answer 10, so 10 is my true value and 9.25 9.8 9.9 इन चार वैल्यू में से एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? हाँ जी, करण बताओ। 9.9। 9.9 क्यों? 9.9 एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि उसका एक्चुअल ट्रू वैल्यू से जब डिफरेंस निकालते हैं तो वो क्या आता है? वो कम आता है। ओके, तो डिफरेंस जो होता है वो सबसे कम आता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो गई है। ओके, चलो, ये तो आपको आ गया समझ एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या हो गया? यहां से पढ़ना है आपने, ये डिफरेंस होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू
एंड ट्रू वैल्यू का। ओके चलो, अब मेरे को आपने बताना है एक और वर्ड, दैट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन सम वर्क टू करण, राइट? करण बेटा ये काम करो। करण ने मुझे आंसर निकाल के दिया 9, राइट? मैंने कहा करण रिपीट करो, मैंने कहा करण रिपीट करो, करण ने आंसर फिर निकाला 9। ओके मैंने कहा नहीं, गलत बता रहे हो, आप दोबारा फिर करो इस काम को। करण ने फिर एक बार वही काम किया, करण का फिर आंसर कितना आया? 9। अब मेरे को बताओ, क्या करण ने जो आंसर निकाला वो एग्जैक्ट है, वो एक्यूरेट है? नहीं, वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट कितना था? 10 था। ओके तो इसका मतलब करण एक्यूरेट नहीं है, करण प्रिसाइज है। ओके समझाई मेरी बात? प्रिसाइज मतलब हर बार वही वैल्यू आनी, आंसर में हर बार एक ही वैल्यू आनी, दैट इज प्रिसीजन। ओके पर वो एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है। ओके तो हम हमेशा बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू आर प्रिसाइज। जितनी भी एक्यूरेट वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? प्रिसाइज होती हैं। बट प्रिसाइज वैल्यूज may and may not be accurate. ओके एक्यूरेट वैल्यूज हमेशा प्रिसाइज होती हैं, बट प्रिसाइज वैल्यू एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है। ओके समझाया? यस सर। हरमन? यस सर। ओके गुड। करण आपको भी आगे समझ बेटा? यस ओके 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 सर। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सपो। ये खत्म हो गया टॉपिक, ठीक है बेटा? ये टॉपिक यहीं तक था, ये खत्म हो गया हमारा। इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 6। ओके पेज नंबर 6 पे हमारा टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल नंबर और सिग्निफिकेंट नोटेशंस। ओके EXPONEN एक्सपोनेंशियल नंबर और सिग्निफिकेंट नोटेशन। कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं हम लोग। ओके और कुछ नहीं है, बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। ओके बस उनको लिखना सीख रहे हैं हम लोग। ओके सो हमने कोई भी नंबर हो, उसको n.m इंटू 10⁻⁻n की फॉर्म में लिखना है। मतलब n.m इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? कोई बता सकता है मेरे को लाइट की वेलोसिटी कितनी है?
करण पता है? सर 3.8 into 10 raised to the power 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैंने इसी फॉर्म में, आपको भी पता है ये फॉर्म यही होती है, ये देखो 3.0 n इंटू एम, 3.0 इंटू 10 रेस्ट पावर 8, यही फॉर्म में बोला ना आपने भी आंसर मेरे को? हाँ जी। तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट नोटेशन। ओके। अब मान लो मेरे पास कोई आंसर है, आपने आंसर निकाला, आंसर आ रहा है 0.000014872। इसको कैसे लिखोगे सिग्निफिकेंट नोटेशन में? देखो ये यहां पे है। ओके। जब तो आप लेफ्ट से राइट करते हो तो 10 टू द पावर पॉजिटिव पावर इंक्रीज करती है। ओके। सॉरी, डिक्रीज, नेगेटिव पावर इंक्रीज करती है। ओके। 10 टू द पावर जो नेगेटिव पावर है वो इंक्रीज करती है। नेगेटिव पावर इंक्रीज, पॉजिटिव पावर डिक्रीज। ओके। और रिवर्स उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, एक अक्षर 2 3 4 के बाद मैं डॉट लगा रहा हूं, 1.4872 इंटू 10 टू द पावर -4 हो गया, -4। ओके। अगर मैं एक और लिखता, मैं इसको लिखता 14.872, तो क्या होगा? 10 raised to power -5। -5। अगर 1487.2 होता, 10 टू द पावर -7 होता। ठीक है जी। यस सर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिग्निफिकेंट नोटेशंस। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट नोटेशंस। ओके। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। राइट। क्वेश्चन है 0.00321 को 3.21 इंटू 10 टू द पावर आप बताओगे। ओके। 0.153, तो वी आर कन्वर्टिंग इंटू 15.3 इंटू 10 टू द पावर आप बताओगे। आप निकाल के रखो, मैं अभी आपसे पत पूछूंगा। ओके। 142.36 1.423 इंटू 10 टू द पावर आप बताओगे 36। ओके। चलो बस बहुत है, बताओ इनके आंसर बताओ। चलो सर फर्स्ट का तो है 10 raised to power -3। ठीक है, क्योंकि ये 3 प्लेसेस रिमूव वो आगे गया है तो माइनस बढ़ जाएगा राइट की तरफ। बिल्कुल ठीक करा। अच्छा, अगले में सर -2 क्योंकि 2 प्लेस मूव करा है। और यहाँ पे जब कुछ नहीं होता ना तो यहाँ पे 0 होता है, तो 0 इधर को गया ये पॉइंट, तो कितना गया है? 4 गया है। 4। हाँ, +4। ओके, दिस टाइम +4। समझ आ गई बात मेरी? तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट नोटेशंस, जो आपको करनी आ गई है। ओके। चलो अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट
फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बी डिफाइंड एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर are all the certain digits plus one doubtful digit. Okay, तो इसकी डेफिनेशन जरूर लिखो सबसे पहले। the significant figure in a number, the significant figure in a number are all the certain, okay, all the certain digits plus one doubtful digit, okay, plus one doubtful digit, okay। चलो, अब बोलोगे सर ये बात समझ में नहीं आई, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्यूरेट है या सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर है और इसके ऊपर नोटेशन हो रखी है, यहां 5 है, यहां 6 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ गया मेरे को, मेरी बात समझ गए ना आप? ओके, एंड 1 2 3 4 बड़ी वाली, 1 2 3 4 और उसके बाद 7, ठीक है। सपोज करो इसमें पानी भर दिया गया है, इसमें पानी भर दिया गया है और पानी का जो लेवल है वो इतना रखा है, तो कितनी रीडिंग आई है आपकी? बताओ कितनी रीडिंग है आपकी? इसको रीडिंग ए बोलेंगे, अपनी कॉपी पे लिख लो, ठीक है। अभी मैं पूछूंगा आपसे कितनी रीडिंग आई है आपकी, इसको रीडिंग बी मानेंगे, इसको रीडिंग सी मानेंगे। अपनी अपनी कॉपी पे अपनी अपनी वैल्यू लिख लो यहां से देख के, ओके। अपनी अपनी कॉपी के ऊपर अपनी अपनी रीडिंग लिख दो। एंड हियर इज हरमन वर्सेस करण। लेट्स सी आप क्या क्या रीडिंग बताते हो। बिल्कुल भी मैनिपुलेट मत करना, कोई गलत नहीं कोई सही नहीं, दोनों सही होंगे आप लोग, ओके। आई जस्ट वॉन्ट टू शो समथिंग टू यू। ऑलराइट, लिख लिया करण? हरमन लिख लिया? यस सर। चलो चलो बताओ मेरे को, पहले कौन बता रहा है? हरमन आप बताओ। चलो ए बताओ कितनी है? हरमन बताओ ए कितनी है? 6.1 6.1। बी 6.7 6.7। सी 5.2। ओके, आप बताओ बेटा करण। सर 6.1। ओके 6.7। ओके 5.3। 5.3। तो मेरे को केस मिल गया। यहां पे देखो, इस केस को देखो, सिर्फ इस केस को देखो। ये तो चलो मेरे से अभी क्या हुआ कि ड्रॉ ही ऐसा हो गया कि आपको समझ में आ गया, ओके। पर एक्चुअल में जब रीडिंग आपके सामने होती है तो आप क्या करते हो,
आपने 5 तो पहचान लिया दोनों ने, सही। अगले वाले डिजिट में आप क्या थे, हाँ जी, उतने एक्सपर्ट नहीं थे। ओके, कई बार क्या होता है, मान लो आपने आंसर बताया मेरे को 5.23, आपने मेरे को आंसर बताया करण 5.24, तो यहां तक देखा जाए 5.2 तक तो आप दोनों ही ठीक हो, बस देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम इन द लास्ट डिजिट, हाँ या ना। कभी भी कोई भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ऐसा सा रीडिंग नोट करने वाला, देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम in the last digit. Okay, so the last digit that you are going to include is the doubtful digit. Okay, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, जिसके अंदर सारे सर्टेन डिजिट होते हैं जो आपको पता है कि ये हैं, और जो लास्ट डिजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउटफुल डिजिट होता है। The last digit is always doubtful digit. कोई डाउट बेटा करण? नो सर। समझ आया ना बिल्कुल। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होती हैं वो होती हैं ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। तो सिंपली आप इतना भी बोल दोगे, ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, दे आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो इसको मैंने कर लिया है सेव, क्लियर। पेज नंबर 10, ऑन द पेज नंबर 10 राइट डाउन रूल्स फॉर डिटरमिनिंग rules for determining the number of significant figures. The number of significant figures. तो आपने रूल्स तय करने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने के लिए। ओके, सबसे पहला रूल, ऑल द नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, ओके, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, सो जीरोज, कोई भी जीरो होगा बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, बिटवीन टू नॉन जीरो digits, okay, are significant. Are significant. Okay, third point, the zero proceeding to the, okay, आप कह सकते हो all zero before first non zero number are not significant. ओके, जैसे कहते हैं ना 0.0000001, आपने मेरे इतने सारे रुपए देने हैं, तो कितने रुपए हो गए ये? हाँ जी बताओ। सर 1
1 ही रुपया हो गया, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जीरो किसी नॉन जीरो नंबर के पहले है, तो नॉन जीरो नंबर के बाद होनी चाहिए थी, तब जीरो की वैल्यू पड़ती। तो मेरा चौथा पॉइंट यही है, ठीक है। ऑल जीरोस प्लेस्ड, ऑल zeros after the non-zero number are significant. Okay, after the non-zero number are significant. Okay, हाँ जी, करें कुछ एग्जांपल्स। ओके सर। अभी आपने ये सारे पॉइंट्स नोट रखने हैं और मेरे को बताने हैं कितने ओ हैं। 1 मिनट यार, वन 1.76, 3.132, 3.01, 2.005, 3.0023, 0.324, 0.0052, 0.00003, 243.0, 243.000 and 0.02000। ओके डन। तो मैंने आपको कितने एग्जांपल दे दिए? 3, 4, 7, 4, 11 एग्जांपल दे दिए, ठीक है। तो बस ये 11 एग्जांपल करेंगे आज के लिए, और जो फ्रेश टॉपिक होगा हमारा कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो हम करेंगे कल। ओके, तो आज मेरे को बस इन क्वेश्चन का बताओ जी, करण कितनी है इसमें? गिवन बाय करण 3। ओके, हरमन 4, करण 3, हरमन 4, करण 5। क्योंकि दो नॉन जीरो नंबरों के बीच में जितनी मर्जी जीरो आ जाएं, उनका सिग्निफिकेंस है। चलो हरमन इसमें 3। तो नॉन जीरो से पहले जितनी मर्जी जीरो लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। करण नेक्स्ट 2। हाँ, क्योंकि ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं। ओके, हाँ जी, इसमें बताओ 1। वेरी गुड। इसमें 3, इसमें 6, और इसमें बताओ, चलो फटाफट 4, क्योंकि 2 के बाद वाले सारे काउंट हो जाएंगे, 2 से पहले वाले ये 2 हैं जो वो काउंट नहीं होंगे। ओके, चलो इसको मैं कर रहा हूं सेव। अभी मेरे पास टाइम फिर भी है, चलो मैं कैलकुलेशन कराता हूं आपको, सिंपल सिंपल सी, राइट। चलो अभी हम करेंगे, हेडिंग दे लो, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके बेटा, तो देखो हमारे पास
7.23 प्लस 2.1। ओके, हाँ जी बेटा समझ गए? तो बताओ मेरे को यहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, इसके अंदर बताओ। 3 और इसके अंदर 2। चलो दोनों को ऐड करके बताओ आंसर कितना आया अब। 9.33। 9.33। ओके, सबसे कम यस। सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। सबसे कम मतलब प्लेस ऑफ डेसिमल तक देखना है आपने। सबसे कम अक्षर प्लेस ऑफ डेसिमल तक कितना है? 2। इसका मतलब है जो आंसर आएगा आपका वो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक, मतलब 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आएगा, मतलब 9.3 इज योर आंसर। ओके, ये वाला 3 नहीं बताओगे आप, क्योंकि एडिशन करते हुए हमें कम सिग्निफिकेंट नंबर जो होता है उसके अंदर आंसर देना होता है। ओके, समझाई मेरी बात? जैसे मैं बताता हूं, 7.23 प्लस 2.1 प्लस 0.312। ओके, इनका ऐड करके बताओ कितना आया फटाफट। 9.642। हाँ जी, पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है? ये वाली। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 9.6। 9.6। ओके, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा 9.6। ओके, कोई डाउट? हाँ जी बेटा। नो? यस सर। यस है, डाउट नहीं है ना? मुझे पता है। चलो अगला क्वेश्चन है मेरा। नहीं सर, डाउट तो नहीं है। 25 पॉइंट, यार आसान बहुत है। 4630 मैंने माइनस करना है 24.21। बताओ मेरे को आंसर कितना आएगा? सर माइनस है ना? हाँ जी बिल्कुल माइनस है बेटा जी। एडिशन वाला 2 एग्जांपल करा दिया, बहुत है। है 1.2530 तो कम सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? डिजिट के बाद बताओ मेरे को कम सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? 2। 2। तो आपका आंसर हो गया 1.25। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। तो डिजिट के बाद देखने आपने कितने, इसमें 2 है, इसमें 4 है, पर मुझे 2 तक ही आंसर देना पड़ेगा। ओके, समझाई मेरी बात? यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। ठीक है बेटा, समझा रहे? यस सर। इस चैप्टर की जो खास बात है और जो ड्रॉबैक है, देखो खास बात ये है कि आप बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट सीख रहे हो। ड्रॉबैक ये कई बार कनेक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा भी लगता है, फिर पता नहीं क्या ही चल रहा है। ओके, तो दोनों चीजों में हिचक से कोई डरने वाली बात नहीं है, बस इंडिविजुअल कंसेप्ट समझते चलो। ओके, क्योंकि इस सारे को आपने आज के बाद जितनी केमिस्ट्री पढ़ोगे, बीएससी में, एमएससी में अगर पढ़ी, या +2 के अंदर या +1 के अंदर, इसके बाद जो पढ़ोगे ये सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे। ओके, चलो ठीक है बेटा, and I'll see you in my next class.